गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो इसी के साथ अपना सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर एज सच कोई क्वेश्चन बनने लायक बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है, इसमें अपन को बस एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ आपकी अगेन मैं वही बोलूंगी, जहाँ जहाँ आपको फैक्चुअल चीजें दिखे, ठीक है, उन सबको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एनवायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर में अपन को कौन-कौन सी चीज़ों का पढ़ना है उसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है? एयर के पॉल्यूटेंट्स कौन-कौन से हैं और उनका कंट्रोल अपन किस टाइप से कर सकते हैं। इसी हिसाब से वाटर में किस टाइप का पॉल्यूशन होता जा रहा है और उसको अपन किस टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रोकेमिकल एंड जो अपन एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट अपन को क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपन किस टाइप से कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इसको अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन-कौन सी गैसेज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ओज़ोन लेयर का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, कौन-कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और लास्ट में अपन पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में, ठीक है? और ये अपने बोर्ड वाला टॉपिक है तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, ठीक है? तो ये अपना सिलेबस है एनवायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर का, जो कि बहुत ही थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो मैं आपको सुपरफिशियली इसको एक्सप्लेन करूंगी। पढ़ाने लायक एज सच इस चैप्टर में कुछ नहीं है और एक बार कहानी के जैसे आपको बुक से ही पढ़ना है, ठीक है? इसके अलावा जितनी मैक्सिमम चीजें यहाँ पे मेंशन की जा सकती थी उन सबको मैंने यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करी है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है? एयर पोल्यूशन होता क्या-क्या है, किस टाइप कौन-कौन से सोर्सेज़ है जो एयर पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, इसके अलावा इसको कंट्रोल अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन डेफिनिशन बोलते हैं कि अपन एयर पोल्यूशन बोल किसको रहे हैं? एयर पोल्यूशन रेफर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ substances in the air that can detrimental to human health, animal, plants और the environment. एयर में कुछ भी अबनॉर्मली कोई भी चीज़ों का मिक्स हो जाना, ठीक है? जो कि अपनी हेल्थ के ऊपर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म की हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट डाले, ठीक है? उसको अपन बोल देंगे हार्मफुल सब्सटेंसेस ये सारे एयर में मिक्स हो गए, इनको अपन बोलेंगे कि ये लोग एयर पोल्यूशन को कॉज़ कर रहे हैं, ठीक है? या फिर ये एयर है जो पॉल्यूटेड हो चुकी है, ठीक है? अब सोर्सेज़ क्या-क्या है एयर पोल्यूशन की, उसके बारे में बात करते हैं। मेजर सोर्सेज़ है एयर पोल्यूशन के हम मेजर सोर्सेज़ जो है वो अपने जो व्हीकल्स चलते रहते हैं वो है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा जब अपन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, वो इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और नेचुरल सोर्सेज़ लाइक वाइल्ड फायर्स एंड वोल्केनोज़ इरप्ट। किसी भी जगह पे वोल्केनो इरप्ट हो गया तो भी वो एयर पोल्यूशन एक बड़े लेवल पे कॉज़ करेगा, ठीक है? तो ये सोर्सेस को देख लिया अपन ने एयर पोल्यूशन के। अब टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स include particulate matter, that is denoted by PM, particulate matter, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और हेवी मेटल, सारे के सारे एयर पोल्यूटेंट्स के टाइप है, ठीक है। अब इसके ऊपर हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ठीक है। Air pollution can lead respiratory disease, asthma, bronchitis, cardiovascular disease, neurological disorders, and even cancers. It also worsen existing human health condition. इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या-क्या है? तो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी हार्म पहुँचाएगा। कंट्रोल मेजर्स क्या-क्या है? तो बेसिकली इतना ज़्यादा
थ्योरेटिकल पोर्शन है, ना कि कहानी की जैसे पढ़ना ही है इसको सिर्फ, ठीक है? अब जैसे मैंने एयर पॉल्यूशन में ये सारी बातें बताई है, सेम टू सेम वैसे ही अपन को वाटर पॉल्यूशन में बात करना है इनके बारे में, ठीक है? एयर पॉल्यूशन में एक ही जो सबसे पहले ये देखो मेजर सोर्सेज क्या-क्या है एयर पॉल्यूशन के, इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? या फिर अपन पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करें या फिर जो खेत में भूसा बचता है एंडिंग में उसको जला दिया तो उससे जो धुआँ उठेगा, वो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसके अलावा पॉइंट सोर्सेज़ सीवेज, केमिकल, कार्सिनोजन ये सब। इसके अलावा कहीं मान लो कि फॉरेस्ट फायर लग गई, कुछ नेचुरल कारण जैसे कहीं आग लग गई वनों में या फिर कहीं वोल्केनो इरप्ट हो गया। अर्बन एक्टिविटीज़ भी पॉल्यूशन को कॉज़ करने में सॉरी पॉल्यूशन को कॉज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि कहीं पे अर्बन एक्टिविटीज़ में जैसे औद्योगिकीकरण हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ ज़्यादा डेवलप हो गए या फिर इसके अलावा अ, वाहनों से जो निकला धुआँ है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है एयर पॉल्यूशन को कॉज़ करने के लिए, ठीक है? अब इंडस्ट्रीज़ में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन वहाँ पे उद्योगों में चिमनियाँ लगा देंगे, ठीक है? अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि अपने किचन में जो गैस के ऊपर जो चिमनी लगी हुई होती है, वो सारी आस-पास के चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है? फिर उसको बाहर की तरफ छोड़ देती है। वो वाली चिमनी उद्योगों में नहीं लगी रहती। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, एक अलग लेवल की चिमनी लगी हुई रहती है, जो कि जहाँ वो जो अशुद्ध वायु निकल रही है वहाँ से, ठीक है? पॉल्यूटेड एयर निकल रही है, उसको प्यूरिफाई करके फिर बाहर छोड़ेगी, ठीक है? तो ये देखो पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे जमा हो जाएँगे, डर्टी एयर इधर से आ रही है, यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाएँगे, ठीक है? फिर यहाँ से क्लीन एयर निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे बीच में ये कुछ प्लेट्स लगी हुई रहती है, ठीक है? इनको देखो ये क्या है? वाटर लाइन स्प्रे किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? अब ये जो डर्टी एयर आ रही है, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होएँगे, ठीक है? डिस्चार्ज कोरोना, नेगेटिवली चार्ज्ड वायर। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी यहाँ पे इन प्लेट्स पे जमा हो जाएगी। ये ये जो प्लेट लगी हुई है ना ब्लैक-ब्लैक, ये इस एयर को प्यूरिफाई करने का काम कर रही है। कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टी सॉरी प्रेसिपिटेटर्स ओके। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, वो इस एयर में जितनी भी अशुद्धि हैं, उनको अपने साथ चिपका लेंगे और बाहर की तरफ क्लीन एयर निकल जाएगी, ठीक है? तो ये बेसिकली ये जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इसकी वर्किंग की मेथोडोलॉजी अपन ने देख ली है। ठीक है? अब एयर पॉल्यूशन के बारे में बात कर ली, सेम बात अपन को करनी है वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर में भी कोई भी हार्मफुल चीज़ें मिल गई, ठीक है? अनवांटेड पार्टिकल्स मिल गए, तो वो वाटर को पॉल्यूट कर देंगे, ठीक है? इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अपन ने कुछ-कुछ रेगुलेशन लगाए हैं कि यार उद्योग धंधों पे लगा दिए, गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए कि उद्योग धंधों से निकलने वाला गंदा पानी डायरेक्ट किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज में, झील में, नदी में नहीं मिलना चाहिए या फिर बाहर लैंड पे भी इसको खुले में गंदे पानी को नहीं छोड़ना है, ठीक है? या फिर एकदम गर्म पानी जो उद्योगों से निकलता है, जो मशीनरीज़ को ठंडा करने के लिए काम में आता है, उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर देखो उसको इतने गर्म पानी को तालाब वगैरह में छोड़ दिया मान लो किसी में, तो वहाँ का जो फ़ौना और फ्लोरा है वो तो ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर की अबनॉर्मैलिटी के कारण ठीक ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन वहाँ की चीज़ों को नहीं मिल पाएगी, ठीक है? इसके अलावा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट अपन किस टाइप से कर सकते हैं, इस चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है? उसको कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन से सोर्सेज़ है, उनके ऊपर अपन क्या देख-रेख कर सकते हैं, उनके ऊपर अपन क्या रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस फैलाना और इस चीज़ की एजुकेशन देना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ताकि लोग अवेयर हो कि ठीक है ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, इनको अपन को पॉल उन इनको अपन इनमें अपन पॉल्यूशन नहीं होने देंगे, ठीक है? इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन क्लीन टेक्नोलॉजीज़ अपन को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ताकि अपन वाटर पॉल्यूशन जो पानी पॉल्यूटेड हो चुका है उसको तो अपन सही कर सकें वापस और वाटर पॉल्यूशन को बचा सकें, ठीक है? अब वाटर पॉल्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल देखो ये नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये देखो पूरी जिसे अपन
पूरा हरा-हरा जो हो गया जिससे अपन शायद हमारे इधर तो काई बोलते हैं, ठीक है? ये पूरी ब्लू ग्रीन एल्गी का एक्सेस में यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। तो अब इसका घाटा क्या होएगा? ये जो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गीज़ बनी है, ठीक है? ये सारी ऑक्सीजन पानी की ये ले लेगी, फिर जो दूसरे एनिमल पानी में रह रहे हैं, मछलियाँ वगैरह रह रही हैं, उनको ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई में कमी हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा मान लो कि अपन ने सीवेज डिस्चार्ज किया वाटर के अंदर, ठीक है? तो पहले अपने पहले अपने पास क्या था? डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा था और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम थी, ठीक है? इनिशियल स्टेज में। फिर अपन ने क्या किया? सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया। तो सीवेज डिस्चार्ज करने से डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। फिर ये फैलते-फैलते पूरे जो वाटर बॉडी है उसमें स्प्रेड हो जाएगा, तो क्या होगा? धीरे-धीरे वापस अपनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी और डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा। एक चीज़ अपन को और ध्यान में रखनी है कि ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे एक-दूसरे के, ठीक है? इसके अलावा बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है? पहले जब अपने पास खूब ऑक्सीजन थी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो अपनी डिमांड कम थी ऑक्सीजन को लेने की। फिर थोड़े टाइम बाद में जब अपन ने सीवेज मिला दिया इसके अंदर पानी वाटर बॉडी के अंदर, तो अपना डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम हो गया। डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई मतलब अपन को ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो गई। और फिर इसका उल्टा हुआ, जब धीरे-धीरे डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने लगी, तो अपनी ऑक्सीजन का डिमांड धीरे-धीरे कम हो गया, ठीक है? और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी जगह की जितना यूनिट होता है वो ये डिनोट कर रहा है कि इसका पॉल्यूशन लेवल क्या है, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, कम है कि ज्यादा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में। एग्रोकेमिकल विच इंक्लूड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्ले अ क्रूशियल रोल इन modern agriculture by enhancing crop productivity and protecting plants from pest and disease। अब एग्रोकेमिकल एक्टिविटीज में अपन पेस्टिसाइड्स का एक्सेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे अपन को क्या होगा कि एक बार का हो सकता है अपनी फसल तो अच्छी अपन को उपज प्राप्त हो जाए, लेकिन ये जो पेस्ट और डिजीज है, इनको पेस्ट जो बीमारियां फैला रहे हैं इनको मारने के लिए अपन कहीं एक्सेस में इतने ज्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं कर दे कि वो अपने ना लैंड को पॉल्यूटेट कर दे, ठीक है? या फिर अपनी हेल्थ, जब अपन उन क्रॉप्स को उगाए तो अपनी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, तो ये सारे एग्रोकेमिकल इफेक्ट्स के बारे में अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो एक इस टाइप से एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एक्सेस में लिया तो ये सोइल में डिग्रेडेशन भी क्रिएट करेंगे, ठीक है? अगर इनका ओवर यूज़ किया तो वो जो जो भी अपन ने फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ किए हैं, वो मिट्टी में रह जाएगा और फिर वहाँ पे कंडीशन क्रिएट करेगा। और अगर भी अपन उसको खाएँगे तो अपने लिए हेल्थ रिस्क का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। इसके अलावा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है। पेस्टिसाइड कैन हार्म वन टारगेट नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म including beneficial insect, bird and mammals, disrupting ecological balance and biodiversity। अगर ये अपन एक्सेस में केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? पेस्टिसाइड ऐसे तो है नहीं कि मैं सिर्फ़ हार्मफुल जो इंसेक्ट्स हैं, उन्हीं को जाके मारूँगा, उनको क्या पता? वो तो एक टाइप का पॉइज़न है, जो भी आएगा सबको मार देगा, ठीक है? तो जो अपने लिए बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म का नाम आपने सुना होगा, जिसे कि फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है? तो अगर देखो उसको वहाँ पे मार दिया, तो वो आगे लैंड को फर्टाइल नहीं कर पाएगा। ये इसके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है? इसके अलावा अगर यदि दूसरे बेनिफिशियल चीज़ों को भी मारने लग गए, तो ये अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट करने का काम करेगा, ठीक है? फिर रेसिड्यूज़ बिल्ड अप, ठीक है? इसके अलावा आगे वाली बात अपना जो टॉपिक दिया हुआ है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन इसकी वही थ्योरी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है? तो इनको सिर्फ़ आपको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट। ओके। इसकी डेफिनेशन क्या है? सॉलिड वेस्ट रेफर टू एनी अनवांटेड और डिस्चार्ज्ड मटेरियल दैट इज़ नॉट लिक्विड और गैस। जो वाले पॉल्यूशन लिक्विड और गैस में नहीं आते वो सारी चीज़ें हो गई सॉलिड वेस्ट। तो अपन जितने भी अनवांटेड और डिस्चार्ज मटेरियल्स है उनका अच्छे से अपन निपटान करेंगे ताकि वो अपने लिए वेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो, सॉलिड वेस्ट, ठीक है? इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? नाम से पता लग रहा है कि बायोलॉजिकली एक्टिविटीज़ के थ्रू ये डिग्रेड हो जाएगा एक टाइम में।
जो अपना एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेट नहीं करेगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल नाम से पता लग रहा है कि ओवर द टाइम ये तो डिग्रेड नहीं होने वाला, ठीक है? डिग्रेड नहीं होगा तो अपने लिए बहुत बड़ा वेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज़ फूड स्क्रैप्स, पेपर, यार्ड वेस्ट, while non-biodegradable waste consists material like plastics, metals, glass, and synthetic fibers. The biodegradable बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया जो इज़िली डिग्रेड हो पाएगी एनवायरनमेंट में, ठीक है? वो एनवायरनमेंट को लॉस नहीं क्रिएट करेगी, उल्टे का फ़ायदा भी पहुँचाएगी। जब वो गल जाएगी खाद खाद के रूप में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपने लिए एक आज के टाइम में प्रॉब्लमैटिक चीज़ है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो पा रही है तो पॉल्यूशन के लेवल को इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है? जनरेशन एंड कंपोज़िशन ये कैसे जनरेट हुआ? सॉलिड वेस्ट इज़ जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज़ इंक्लूडिंग रेज़िडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़। अब वेस्ट तो हर जगह ही क्रिएट होएगा, चाहे अपन ने घरों में देख लो, उद्योगों में देख लो या फिर कहीं भी अपने कॉलेज में देख लो, स्कूल में देख लो, वेस्ट तो हर जगह क्रिएट हो ही रहा है, ठीक है? The composition of solid waste varies depending on the sources and including a mixture of organic and inorganic materials. अब इसमें एनवायरनमेंट इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर और अपने हेल्थ के ऊपर, ठीक है? नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ना है, क्या-क्या पड़ने वाले हैं वो अपन को एक बार देखते हैं, ठीक है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपन ने कौन-कौन सी प्रैक्टिसेज़ कौन-कौन सी प्रैक्टिसेज़ को अपन को फॉलो करना है ताकि अपन सॉलिड वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, ठीक है? Solid waste management involves several practices, including minimization, recycling, composition, landfilling, and waste to energy conversion. ठीक है? Waste minimize focusing on reducing the generation of waste through sources reduction, reuse and recycle. जितनी चीजों को मैक्सिमम अपन रीयूज और रिसाइकिल कर पाएंगे, ठीक है? उससे अपन को क्या होगा अपना जो सॉलिड वेस्ट का अमाउंट है वो कम होगा, ठीक है? Recycling involves collecting sorry. Recycle involves collecting and processing waste material to produce a new products or raw materials. Composting is the decomposition of organic waste into nutrient-rich compost for use in agriculture and landscaping. Landfilling is disposal of waste in engineered landfills designed to minimize environmental impact and minimize वेस्ट कंटामिनेंट्स ओके। इसके अलावा चैलेंजेस क्या-क्या है अपन को और उन चैलेंजेस को अपन ने किस टाइप से उनका सॉल्यूशन निकाल दिया कि वेस्ट मैनेजमेंट है। ये चैलेंजेस अपन को फेस करने पड़ रहे थे तो इनका ये सॉल्यूशन निकाल दिया अपन ने। ये भी अगेन एक बार केवल कहानी के जैसा पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना है रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। अगेन इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अलावा इसको मैनेज करने के लिए अपन कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज ले रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। Definition and classification. Radioactive waste refers to material containing radioactive substances produced by nuclear processes such as nuclear power generation, medicinal application, industrial activities, and research. Radioactive waste can be classified into low level waste LLW, intermediate level waste ILW, and high level waste HLW। तीन चीजों में अपन ने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जिस हिसाब से ये हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है? बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ रेडियोएक्टिविटी एंड पोटेंशियल हजार्ड्स। कैरेक्टरिस्टिक एंड हजार्ड्स क्या-क्या है? Radioactive waste emit ionizing radiations which can ensure harm to living organism and the environment. Depending to isotopes present, radioactive waste can remain hazardous and varying periods, ranging from days to thousands of years. Okay, अब इसके मैनेजमेंट करने के लिए अपन कौन-कौन से स्ट्रेटजीज लाए हैं, ठीक है? सबसे पहले सेग्रीगेशन करेंगे और कैटेगराइज करेंगे कि ये कम लेवल का वेस्ट मैनेजमेंट है, इंटरमीडिएट है या हायर लेवल का है, ठीक है? फिर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। शील्डिंग में क्या होएगा हाई लेवल एंड some intermediate level waste required shielding to produce radiation exposure.
ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, बाद में कं कंटेनमेंट एंड पैकेजिंग, फिर स्टोरेज और फिर उस स्टोरेज करने के बाद में अपन इसको अच्छे से डिस्पोज़ कर देंगे। ठीक है, कलेक्ट करा फिर अच्छे से उसको डिस्पोज़ कर दिया। कौन-कौन से चैलेंजेस एंड रेगुलेशंस है और कौन-कौन से फ्यूचर डायरेक्शंस है कि अपन रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट को जब क्रिएट हो रहा है उससे पहले ही बचा लें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगेन उन सब पॉल्यूशन के जैसी ही है, ठीक है? तो इसको आपको सिर्फ़ एक बार रीड आउट करना है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है? नाम से ही कुछ आपको आइडिया लग रहा है? देखो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना whereby certain gases in Earth atmosphere trap heat the sun, preventing it from the escaping back into the space. Greenhouse gases such as carbon dioxide, CO2, nitrous oxides और वाटर वेपर्स एंड ओजोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वाली लाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और वाटर वेपर है और ओज़ोन है, ठीक है? अब आगे वाली बात करते हैं, these gases allow sunlight to penetrate the earth atmosphere and warm the surface. However, they also absorb and re-radiate infrared radiation emitted by the earth, trapping heat in the atmosphere and causing a warming effect. ठीक, अब ये जब अर्थ की सरफेस पे कंटिन्यू आने लग गए, फिर यहाँ पे अपनी अर्थ सरफेस पे हीट को बढ़ाएँगे, ठीक है? तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है। ये सब ये सारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है, ठीक है? Primarily due to human activities that enhance the greenhouse effect by increasing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Human activities that contribute to global warming include burning fossil fuels, coal, oil and natural gases, deforestation हो रहा है या फिर industrial processes वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है या फिर agricultural activities के कारण या फिर land use changes के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण देख लिए, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है ये देख लिया, ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट क्या क्या है ये अपन को देखना है। ग्लोबल वार्मिंग हैज वेरियस एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटीज। इट exacerbates extreme weathers events such as heat waves, hurricanes, drought मतलब कहीं सूखा पड़ रहा है, ठीक है? And heavy precipitations leading to property damage, loss of life, and disruption to agricultural and water resources. Rising temperature contribute the melting of polar ice caps and glaciers. अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां वहां अपने ध्रुवों पे जो पोलर एरियाज में जो आइस पाई जा रही है वो कॉन्टिन्यूसली पिघलती जा रही है। अब वो पिघलेगी तो नीचे की तरफ आएगी, वो पिघलेगी तो जो अपने समुद्र का लेवल है वो बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो अपने क्या घाटा होगा, जो समुद्र के आसपास के एरियाज लोकेटेड है वो पानी में डूब जाएंगे, ठीक है? Coastal erosion and increased flooding in coastal regions. Changes in climate patterns affect biodiversity migration pattern of species, the availability of habitats, leading to ecosystem disruption and loss of biodiversity. Global warming also possesses a risk to human health, including heat release, heat related illness, जैसे कि मान लो सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है या फिर अपने आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी आईज़ पे। अपनी जो देखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होएगी, ठीक है? वो डायरेक्ट अपने कॉर्निया को इफ़ेक्ट करेगा। इसके अलावा अपन को स्किन रिलेटेड डिज़ीज़ होएगी, ठीक है? और हो सकता है कि म्यूटेशन के कारण कैंसर जैसी डिज़ीज़ भी हो जाए, ठीक है? बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का अपन को सामना करना पड़ेगा क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, स्प्रेड ऑफ वेक्टर ब्रोन डिजीजेस, फूड एंड वाटर शॉर्टेजेस भी देखने को मिलेगी अपन को, ठीक है? फिर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन क्या-क्या है ग्रीन हाउस गैसेस में, इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है? Mitigation effect aim to reduce greenhouse gases emission through the measures such as transitioning to renewable energy sources, improving energy efficiency, afforestation, forestation कर लेना है इसको, and
implementing policies to limit emission from industrial and transportation sectors, adopting strategies focusing on building resilience to the impact to the climate change, including providing infrastructures, enhancing water management, implementing disaster preparedनेस प्लान्स एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस, सन आई, सन की हीट आई, कुछ हीट तो अर्थ अब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन सारी अर्थ सरफेस हीट हीट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और ये अर्थ से टकरा के वापस एनवायरनमेंट में चली जाएगी। ठीक है, greenhouse gases absorb long wave infrared radiations from the earth and emit it again towards the earth. The cycle continues till the earth surface has no long wave radiations to emit. ठीक है, अब ये देखो कंट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस का कि ग्लोबल वार्मिंग में ये ग्रीन हाउस गैसेस किस टाइप से अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो इस डायग्राम में आपको सबसे बड़े वाला एरिया दिख रहा होगा, पिंक वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये 60% एरिया कवर कर रहा है, फिर 20% मीथेन है, CFCs 14% है और नाइट्रोजन ऑक्साइड 6% है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है ना, ओजोन लेयर, सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होती क्या है? ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फियर। अब जो अपने अर्थ के ऊपर पाई जा रही है, उनमें एक स्ट्रेटोस्फियर जोन होता है। ठीक है, वहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है, दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मोलिक्यूल्स। ठीक है, इतने ज्यादा ओजोन मोलिक्यूल्स पाए जा रहे तो वो एकदम लेयर की जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी अपने स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, it plays a crucial role in protecting life on Earth by absorbing the majority of the sun's harmful ultraviolet radiations, particularly UVB and UVC rays. अब ये UVA, B, C तीन टाइप की रेडिएशंस होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है। इनमें से ये जो UVB है, ए बी सी में से ये UVB वाली सबसे बकवास है, सबसे ज्यादा अपने लिए हेल्थ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट को क्रिएट करती है। ठीक है, बी से बकवास याद रह जाएगा। ओजोन डिप्लीशन रेफर टू द ग्रेजुअल थिनिंग और रिडक्शन इन द concentration of ozone molecules in the ozone layer. The primary causes of ozone depletion is the release of human-made chemicals known as ozone-depleting substances, including chlorofluorocarbons, halogens, carbon tetrachlorides and methyl chloroforms। ठीक है, जितनी मैक्सिमम गैसेस हो सकती थी, केमिकल्स हो सकते थे, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस molecules are stable in the lower atmosphere but undergo degradation in the stratosphere, releasing chlorine and bromine atoms. These atoms catalytically destroy ozone molecules, leading to ozone depletion. Consequences क्या क्या है ओजोन डिप्लीशन को लेके? ओजोन डिप्लीशन रिजल्ट इन इंक्रीज लेवल of harmful UV radiation reaching on Earth's surface, posing risk to human health, ecosystem and environment. ओजोन लेयर बेसिकली अपने लिए एक प्रोटेक्शन का काम कर रही थी, ये जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन है डायरेक्ट अपने कांटेक्ट में नहीं आ पाए। Exposure to UV radiation can cause skin cancer, cataracts, and suppression immune functions in human. It also affects marine and terrestrial ecosystem, damaging phytoplanktons, plants, and aquatic organisms. UV radiation can lead to reduced crop yields, impact agricultural productivity, affect on the growth and development of the plants. तो UV radiation basically सबके लिए harmful, अपने अंदर बीमारियां फैला रही है, तो प्लांट की ग्रोथ को भी ये अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसे कौन-कौन से रेगुलेटरी मेजर्स को अपन को फॉलो करना है, ठीक है? और किस टाइप से ये सारी प्रोसेस होती है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जो आपको सिर्फ एक बार रीड आउट ही करना है। ओके, अब आज के टॉपिक का अपन का लास्ट, आज के लेक्चर का अपना लास्ट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो आई डोंट थिंक कि ये मैं टू द लाइन आपको एक-एक लाइन एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? Deforestation is an important topic to cover the causes, consequences, and conservational measure related to the clearance of forest. सबसे पहले देखते हैं डिफोरेस्टेशन बोलते किसको अपन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन मतलब वन उगे हुए हैं, डी मतलब कम होते जा रहे हैं, रेफर्स टू द परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर टिपिकली फॉर एग्रीकल्चरल expansion, logging, infrastructure development, urbanization, and fuel कलेक्शंस, फ्यूल्स और वुड का कलेक्शन।
ठीक है? इसके अलावा कौन-कौन सी consequences है, इसके बारे में देखो। डिफ़ॉरेस्टेशन हैज़ न्यूमरस एडवर्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल consequences। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हो रहा है इसके कारण, क्लाइमेट में कंटीन्यूअसली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सोइल इरोजन और उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। इसके अलावा डिस्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल को भी ये इंटरप्ट कर रहा है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी अपन को यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है? इसके अलावा कौन-कौन से इसके कंज़र्वेशनल मेजर्स हैं? कंज़र्वेशनल एफर्ट्स एम टू मिटिगेट डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज़ establishing protected areas such as national park, wildlife sanctuaries, and biosphere reserves help conserve biodiversity and habitats. तो ये मैंने जब आपको तीनों टॉपिक इंडिविजुअली बताए थे, तब भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि अपन को वहाँ की बायोडायवर्सिटी की जो रिचनेस है, उसको मेंटेन करना है, उसको बचा के रखना है। तो उसके लिए अपन ये सारी चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट की है। उन्हीं के नेचुरल एनवायरनमेंट में अपन उनको अच्छे से ग्रो करा पा रहे हैं, ठीक है? उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, planting trees and restoring degradation forest areas can help replenish forest, cover the enhance ecosystem services. Sustainable forest management. Implementing practices such as selecting logging, agroforestry, and community-based forest management promotes sustainable use of forest resources while conserving biodiversity and ecosystem integrity. इसके अलावा पॉलिसीज़ कौन-कौन सी लाए हैं अपन, तो इनमें कुछ-कुछ गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश कर रखे हैं, उनके नाम देख लो। गवर्नमेंट कैन enact laws and regulations to regulate land use, logging activities, and forest conservation. International agreements such as United States Framework Convention on Climate Changes, that is known as UNFCCC, okay? इसके अलावा एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट इज सीबीडी ऑल्सो एड्रेस डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है? ये सारी थ्योरेटिकल चीजें मैंने 16 चैप्टर की यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दी है, ठीक है? अब आपका टास्क देखो, मैं अगेन शुरू से आपको बता देती हूँ कि जितनी भी चीजें मेंशन की हुई थी हद से ज्यादा थ्योरेटिकल है। जितनी भी कंसेप्चुअल चीजें लगे जब आप बुक को रीड कर रहे हो तो यहाँ पे मेंशन कर लेना। इसके अलावा कहानी की जैसे इसको सुनना है, ठीक है? तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ओके? सो इसको पढ़ के आपको देखना है किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है? और बुक पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कहानी के जैसे कभी आप बुक पढ़ोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके? तो थैंक यू। इसी के साथ अपना बायोलॉजी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपने सारे लेक्चर एक साथ सारे लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे साथ के साथ, उनको लर्न किया होगा और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर your CUET exam.